हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कैपेसिटर। कैपेसिटर अब तक हम लोग 4 पार्ट्स पढ़ चुके हैं, ये इसका 5वां पार्ट है। आज हम लोग कैपेसिटर पे बात करेंगे। ऑलरेडी मैं ऐसा आशा करता हूँ ऐसी कि आपने लास्ट वाला पार्ट अच्छे से देखा होगा, क्योंकि 4th वाले पार्ट के अंदर बहुत सारा कैपेसिटी से रिलेटेड बात की हुई थी, कंडक्टर की कैपेसिटी से रिलेटेड बात की हुई थी, और साथ ही कैपेसिटर क्या होता है उसकी पूरी सोल के बारे में हमने बात की थी लास्ट वाले पार्ट के अंदर। तो आई होप आपने लास्ट वाला पार्ट नंबर 4 देखा होगा, और अगर पार्ट नंबर 4 नहीं देखा होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको वहाँ पे उसकी लिंक ज़रूर मिलेगी। पहले पार्ट नंबर 4 देखें, फिर पार्ट नंबर 5 पे आएँ, तब मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें बताऊँगा। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि आज हम लोग पहले तो थोड़ा रिकॉल करेंगे पार्ट नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी बहुत बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में कैपेसिटी किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो कैपेसिटर होता है उसमें जो दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जहां हमने लास्ट वाले पार्ट को छोड़ा था। तो वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कितना होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के बाद भी दोनों प्लेट्स चिपक क्यों नहीं जाती, ये सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन दिस वे हम लोग बहुत सारा आगे पढ़ेंगे और फिर साथ में कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा ये होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पार्ट नंबर 5 को, और कैपेसिटर के अंदर और जाते हैं, कुछ नई बातें सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू रिकॉल सम थिंग्स फ्रॉम पार्ट नंबर 4, जो हमने चार नंबर के पार्ट में पढ़ी थी। कुछ चीज़ों को रिकॉल करते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने लास्ट वाले पार्ट में आपको निकाल के दी हुई है, पर मैं उसे थोड़ा रिकॉल करवा दे रहा हूँ, वापस से हम एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं इसको। सो ऐसा हमने देखा था 3 तरह के कैपेसिटर्स होते हैं। एक तो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है स्फेरिकल, एक होता है सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें तो दिस विल बी अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और सिमिलरली ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगी, यानी इसके रिस्पेक्ट में कम पोटेंशियल से जुड़ेगी, तो दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट। इसका जो एरिया है दैट इज ए, ठीक है ना, और जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच का दैट इज डी। कैपेसिटी की जनरल डेफिनीशन इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा V, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पे जो चार्ज है वो Q होगा, यहाँ पे जो चार्ज है वो माइनस Q होगा, ठीक है। तो आप किसी भी एक प्लेट का चार्ज लिख सकते हैं यहाँ पे, तो प्लस Q लिखना बेटर रहेगा। अब आप डेल्टा V को देख सकते हैं। डेल्टा V इज नथिंग बट इफ दिस प्लेट इज A एंड दिस प्लेट इज B, देन दिस इज VA माइनस VB, आप ऐसा लिख सकते हैं। डेल्टा V इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। लास्ट वाले वीडियो में बहुत डिटेल में इस पर बात हो चुकी है। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअली। किसी भी तरह का दुनिया में कैपेसिटर बनाना चाहोगे तो उसकी कैपेसिटी चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। यहाँ पे 2 कंडक्टर्स यानी 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है। अब ये जो VA माइनस VB है, डेल्टा V हमने इसकी बात कर ली, दिस इज VA माइनस VB। सो व्हाट इज VA? सो VA माइनस VB, आप अगर डेल्टा V को लिखना चाहते हैं तो डेल्टा V होता है E नेट इंटू डी। डेल्टा V इक्वल टू होता है E नेट इंटू डी। ये रिलेशन हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पता चला था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 चार्ज प्लेट्स, यू कैन से इट इज़ E नेट इंटू डी। उनके बीच की दूरी D है और उसके E नेट। अगर हम बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो आप जानते हैं दिस प्लेट शुड बी कंसिडर्ड एज वेरी लार्ज प्लेट्स। तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम चार्ज की टर्म्स में लिखना चाहें तो Q अपॉन ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट। ये वाली बेसिक बातें हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप आगे देखें तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली। तो बहुत मुद्दे की बात है, दोनों प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो देखो, एक तो पॉजिटिव चार्ज के कारण होगी E पॉजिटिव, और एक तो निगेटिव चार्ज के कारण होगी एक और E निगेटिव, ठीक है ना। तो E नेट जो होगी वो होगी E पॉजिटिव प्लस E निगेटिव। E पॉजिटिव यानी इस वाली प्लेट के कारण, E निगेटिव यानी इस वाली प्लेट के कारण, और दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट वाले पार्ट में मैं बता चुका हूँ, मैं सिर्फ इसे रिकॉल करवा रहा हूँ। तो E पॉजिटिव वाली बात करें तो Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट होगी। सो इट इज Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E निगेटिव वाली भी Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट होगी। किसी के दिमाग में आएगा सर माइनस साइन लगाओ। भाई माइनस क्यों लगाएं, डायरेक्शन हम ले ही चुके हैं ना। माइनस क्यों लगाएं, डायरेक्शन तो लिया है आपने, तो आप वहाँ माइनस साइन पुट नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इट इज़ अगेन Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। एज इफ यू हैव गॉट E नेट मिल गया आपको, सो आप डेल्टा V लिख सकते हैं। डेल्टा V यानी ED होता है, ED यानी क्या होगा Q बाय
A epsilon naught into D. This is the potential difference. This will give you capacity to be equal to Q upon delta V, that is Q D, और A epsilon naught नीचे था इसलिए ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा A epsilon naught by D. So ultimately capacity is equal to A epsilon naught by D. यहाँ ये जो मिली है हमें इसके बाजू में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखो. दिस इज द कैपेसिटी, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर व्हेन ओनली एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स. यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एयर से जा रही है, एयर से पास हो रही है, तो उसकी जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन आर, जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, देयरफॉर एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1. दिस इज फॉर एयर या वैक्यूम, दिस इज फॉर एयर और वैक्यूम. एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर 1 होता है. और फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर एनी अदर medium, epsilon r will be greater than epsilon r will be greater than 1 किसी भी मीडियम के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बात समझ लें. therefore E net जो होना चाहिए था वो E net क्या लिख सकते हैं हम लोग, वो लिख सकते हैं हम लोग Q by 2a epsilon naught into epsilon r. epsilon r is permittivity of any medium. It is epsilon r that is permittivity of any medium. तो कोई भी मीडियम के आते ही एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी. इसका मतलब E जो है वो कम हो जाएगा. और जो डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी वो भी एज E डिक्रीजेस, एप्सिलॉन आर, इफ एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, एप्सिलॉन आर बढ़ा दिया आपने, सो जो E नेट है इट विल डिक्रीज बिकॉज यू हैव इनवर्स रिलेशन. और जो डेल्टा वी के साथ रिलेशन है वो E का कैसा रिलेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो जो E नेट अगर कम हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो रहा है. इसका मतलब सोचो, यू नो दैट कि कैपेसिटी इंक्रीजेज एज पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज. इसका मतलब अगर आप बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक लेके आ जाते हो, कोई ऐसा मीडियम ले आते हो जिसका एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा हो, ऐसा कोई मीडियम जिसका एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा हो, ऐसा कोई मीडियम जिसका एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा हो, इसका मतलब 1 से बड़ा होने से एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा हुआ, ई नेट कम हुआ, डेल्टा वी कम हुआ, कैपेसिटी बढ़ गई. तो यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखें. नाउ we can say that when a dielectric material is kept between the two plates of capacitor, the capacity increases. See, what important thing it is. बताए थे कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन दी सराउंडिंग मीडियम, यानी वही प्लेट के, अब सराउंडिंग यानी क्या था, जब कंडक्टर की बात थी तो उसके आसपास का सारा मीडियम. पर अब जब दो प्लेट्स है तो आपने क्या किया, उसको ऐसा लाके प्लेट के बीच में कर दिया सारा कुछ. तो अब सराउंडिंग मीडियम यानी बीच का मीडियम हो गया. यानी कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर वाज डिपेंडेंट ऑन द सराउंडिंग मीडियम. नाउ यू कैन से कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स. जैसे आपने मीडियम एप्सिलॉन आर बड़े वाला लाया, कैपेसिटी बढ़ गई. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग. ओके, सो दिस इज जस्ट फ्रॉम द पास्ट. सो C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाई डी, या C डैश की जगह मैं लिख लूँ C मीडियम और C एयर लिख दूँ मैं. C एयर के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर 1 यानी A एप्सिलॉन नॉट बाई डी. तो आप यहाँ से क्या कर सकते, देखो C मीडियम इक्वल टू C एयर इंटू एप्सिलॉन आर. सो यू कैन राइट अ रिलेशन C मीडियम इक्वल टू C एयर इंटू एप्सिलॉन आर. सो C medium upon C air
इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो ये वो चीज़ थी जो हम लोग लास्ट वाली क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो लास्ट वाली क्लास तक यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। अब मैं ना कुछ आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें बताऊँगा और ज़बरदस्त चीज़ें बताऊँगा इससे ही रिलेटेड। अब देखना, थोड़ा ध्यान देखना कि ये जो एप्सिलॉन आर है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने ला दिया, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसे रोल प्ले कर रहा है। देखो यहाँ कुछ बातें तो देखी हैं, जैसे ही हमने रिलेटिव परमिटिविटी लाई, दोनों प्लेट के बीच में कुछ मीडियम को रखा, वहाँ पे एप्सिलॉन आर बढ़ गया, क्योंकि किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, वो हमेशा एयर की परमिटिविटी से ज़्यादा होगा। दूसरी बात, जैसे ही वो एयर की परमिटिविटी से ज़्यादा हो जाएगा तो ई नेट कम हो जाएगा, ई नेट कम हो जाएगा यानी डेल्टा भी कम हो जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पर मैं एग्जैक्टली तुम्हें अब समझाऊंगा कि ये क्यों होगा, कैसे होगा। हम अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर घुसने की बात करेंगे। हम अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर घुस के ये देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। तो लेट अस सी, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अभी हम क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। देखना अभी है ना, बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें मज़ा आ जाएगा तुम्हें। अब डाइलेक्ट्रिक कैन बी एनीथिंग, देर आर मेनी डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक इज अ मटेरियल विच इज़ अ बैड कंडक्टर। पहली बात, ये कंडक्टर नहीं होता, इट इज़ अ बैड कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक इस चैप्टर के एंड में एक पूरा पूरा बड़ा सा टॉपिक है, हम उसे बाद में पढ़ेंगे कि एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक ये होता क्या है। आएगी दिमाग में आपकी क्वेरी कि सर ये पहले तो बताओ, डाइलेक्ट्रिक आप बोल रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने पढ़ा, बट ये होता क्या है, किस तरह का मटेरियल है। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि इट इज़ अ बैड कंडक्टर, ये एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इंसुलेटर है समझ लो। यानी ऐसा समझ लो कि ये दोनों प्लेट्स के बीच में जब भर दिया जाता है तो किसी भी तरह से चार्जेस का फ्लो नहीं हो सकता, यानी वो एक बैड कंडक्टर है। मान लो प्लास्टिक, माइका होता है, जैसे पता है तुम्हें, कभी कभी तुम वहाँ गए होगे समुद्र किनारे, है ना, तो वहाँ समुद्र किनारे पता है क्या होता है, ऐसे हमें चमकी जैसा कुछ तो भी मिलता है, चमकी जैसा, यानी ऐसे बड़े स्लैब्स टाइप होते हैं उसके, ऐसा उसको अगर तुम तोड़ोगे, ऐसे बारीक करोगे तो ऐसे चमकी दिखेगी वो, ठीक है। आई डोंट नो हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, बट उसे माइका कहते हैं। अब वो जो है ना, वो ऐसी पट्टी टाइप होता है, स्लैब होता है। अब वो स्लैब जो है वो एक इंसुलेटर या बैड कंडक्टर या उसको बोल दो डाइलेक्ट्रिक है, वो यहाँ बीच में भरा जा सकता है, ठीक है। तो मैं उसके पहले इफेक्ट को समझाता हूँ, वो कैसे ये सब काम कर देता है, वो कैसे ई नेट कम करता है, कैसे डेल्टा भी कम करता है, कैसे सी को बढ़ाता है। पहले हम इसको ना फील करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कैसे होता है। सो लेट्स ट्राई टू फील दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और सुनो एक चीज़ और, ये डाइलेक्ट्रिक जो है ना, ये आपको आखिरी में, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक, वो पूरा पढ़ते समय डाइलेक्ट्रिक का पूरा सेंस जनरेट हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक होता कौन है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए सिर्फ बस इतना समझ लो कि ये किस तरीके से हमने मटेरियल ले लिया, ये मटेरियल हमने यहाँ भर दिया, और ये मटेरियल भरने के बाद हम लोग अब आगे की बात कर रहे हैं। अब देखो, जैसे ही आपने ये मटेरियल भरा, सो दिस इज ए पार्ट, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दीज आर पॉजिटिव प्लेट्स। अब ये वाला निगेटिव प्लेट था, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक थे इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है बट एटम्स तो हैं, तो पोलराइज्ड, अब पोलराइजेशन क्रिएट होता है, यानी ये जो पॉजिटिव है ये पूरे निगेटिव को अपनी तरफ खींच लेता है, और जब ये निगेटिव को पूरी अपनी तरफ खींचता है तो ये वाला निगेटिव पूरे पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेता है, डाइलेक्ट्रिक के पूरे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच देता है ये वाला, और ये निगेटिव चार्ज को खींच देता है। अब जो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही बाहर सेट थी, क्योंकि ये पॉजिटिव जो प्लेट पे है उनके कारण एक ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो ई एक्सटर्नल थी वो ई एक्सटर्नल हो गई, पर ये जो पोलराइज हुए चार्जेस, यहाँ पूरे पॉजिटिव चले गए, वहां पूरे नेगेटिव चले गए, इनके कारण एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। यानी जो अब इस रीजन में, इस सराउंडिंग में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो पहली बात समझने की कोशिश करो, ये जो सराउंडिंग में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्चुअली इन दोनों फील्ड्स का वेक्टर सम हो गई, यानी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड हो गई, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड हो गई। अब सर एक बात बताओ, मैं ये इंड्यूस और एक्सटर्नल दोनों निकाल के दिखाऊंगा बट डाइलेक्ट्रिक में, पर अभी के लिए सिर्फ इतना समझो। सोचो कि ये जो ई इंड्यूस्ड है ये ई एक्सटर्नल के क्या बराबर हो सकती है। देखो पहली बात, जब तक हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कह रहे हैं तो हमेशा जो ई इंड्यूस्ड होगी
for dielectric material E induced will be always less than E external for a dielectric कोई भी डाइलेक्ट्रिक की बात की जा रही है अगर, तो E induced will be less than E external। अब सर ये E induced will be less than E external for the dielectric and for conductor, अगर कंडक्टर डाल दिया आपने, कोई यहाँ एक कंडक्टर बिठा दिया आपने, अगर आपने कंडक्टर बिठा दिया फॉर कंडक्टर E induced will be equal to E external, यानी E नेट क्या हो जाएगी कंडक्टर के अंदर, जीरो। ये तो आपको पता ही है, हर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं वो एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहे हैं, वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन में है और इसीलिए वहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस किया जा रहा है, जिसका मतलब जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी रिड्यूस होगा और उसका मतलब कैपेसिटी बढ़ेगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी यहां पे आप देख सकते कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइलेक्ट्रिक रखा जाए तो हमेशा एक्सटर्नल फील्ड से कम होगी। जब तक ये बात वैलिड है तो ई नेट कम हो गया, ई नेट कम हो गया तो पोटेंशियल बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ गया तो कैपेसिटी पोटेंशियल घट गया, ई नेट कम होने से पोटेंशियल भी घट गया, बिकॉज दिस इज द रिलेशनशिप डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू ई नेट। तो ई नेट कम किया तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटी इनवर्स रिलेशन है, कहीं तो भी लिखा है, ये रहा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो कैपेसिटी बढ़ गई। दिस इज द पॉइंट, ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ से आ गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बता दूँ। ये जो पार्ट है ना, ये बेसिकली इसकी सोल है, कैपेसिटर की सोल है। कैपेसिटर बना कैसे, ये उसकी सोल है। इसका मतलब आपने बीच में कंडक्टर भर दिया अगर, तो कंडक्टर भरते ही वहां पे क्या हो जाएगा, ई नेट जीरो हो जाएगा। अगर फुल पूरा कंडक्टर भर दिया, एक बात यहां लिख देता हूं मैं, इफ between the plates a conducting material is filled completely, then E net is zero। E net जीरो। अब किसी के दिमाग में आएगा सर E net जीरो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या, तो भाई कंडक्टर ही है अगर पूरा। अब जैसे देख लो यहाँ पे ये प्लेट्स, दीज आर द प्लेट्स, ठीक है। यहाँ आपने क्या किया, ऐसा कंडक्टर भर दिया टाइट पूरा। भाई कंडक्टर भर दिया ना आपने ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस बचा क्या कुछ। इफ इट इज कंडक्टर, दिस ई नेट इज जीरो, दिस इज कंडक्टर, तो डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, यू कैन से कैपेसिटी टू बी जीरो। अच्छा, कोई बोलेगा सर यहाँ तो डेल्टा भी जीरो लिखेंगे, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इन्फिनिटी। अच्छा, तुम लोग क्या मिस इंटरप्रीट कर लोगे कि अब इसमें इनफाइनाइट चार्जेस स्टोर हो जाएंगे। अब वहाँ एक्चुअली चार्ज स्टोर ही नहीं हो रहे, कंडक्टर यानी आ रहे जा रहे और निकल जा रहे, अब स्टोरेज है ही नहीं। सो दैट कैपेसिटी इज जीरो, यू कांट स्टोर द चार्जेस नाउ बिकॉज इट इज अ कंडक्टर। थिंक ओवर इट। यहाँ एक वायर ही लगा दिया, सोच लो ना, एक वायर ही लगा दिया, सोच लो ना। ऐसा नहीं सर, ऐसा कर दूं तो यहाँ पे पूरा मटेरियल ना भर के ऐसा कर दूं तो ऐसा लो, ये दो प्लेट्स लो और यहाँ से कंडक्टर जोड़ दो, ये कंडक्टर जोड़ दो। अब मटेरियल बीच में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कुछ भी हो, ये प्लेट है इसको इससे शॉर्ट कर दिया, अरे तो करंट आएगा सीधे चार्ज आएगा, ऐसे भग जाएगा, तो यहाँ पे भी कैपेसिटी क्या होगी इसकी, जीरो। समझो बात को, ठीक है ना। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आपने एक्चुअली क्या किया, प्लेट्स को शॉर्ट कर दिया, प्लेट्स आर शॉर्ट कर दिया आपने इनको, यहाँ भी वही काम किया एक्चुअली आपने, ठीक है। तो ये मुद्दे की बातें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। ये पिछले वाला ही है, इसको मैंने जस्ट रिकॉल करने के लिए बताया था आपको, वहाँ से आगे हमने सब नया पढ़ा है आज, ठीक है ना। और डाइलेक्ट्रिक के बारे में टेंशन मत लो, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा। बस अभी के लिए इतना बात ध्यान रखना कि जब भी कभी डाइलेक्ट्रिक दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है, क्योंकि वहाँ बीच में डाइलेक्ट्रिक के अंदर
चार्जेस इंड्यूस होने के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस आ जाती है, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होने के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देती है, जिसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच का वो भी कम हो जाता है। इसका मतलब कैपेसिटी बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे, यानी एयर कैपेसिटर की जो कैपेसिटी रहेगी, एयर कैपेसिटर यानी कौन सा सर? वो कैपेसिटर जिसके बीच में सिर्फ एयर है। तो अगर सिर्फ एयर कैपेसिटर लेते हो तो उसकी कैपेसिटी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होगी, पर अगर बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हो कंप्लीटली, इसमें तो हम और भी वेरिएशन करेंगे, आधा दूसरा 1/4 दूसरा 1/4 दूसरा, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भरेंगे इसके बीच में, डोंट वरी। बट अभी के लिए कंप्लीटली कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी हो जाती है ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर बाय डी, और ये एयर की हो जाती है, ये वाली ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये मीडियम की हो जाती है। और इसका कंपैरिजन आप देख सकते हैं सी मीडियम अपॉन सी एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, ठीक है। या ये कह सकते हैं आप सी मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर टाइम्स सी एयर, ये वाला रिलेशन, ठीक है ना। तो ये आ गई सारी बातें, ये आ गई इसकी बैकग्राउंड की बातें। अब यहाँ से आगे बढ़ें तो मैं एक इम्पॉर्टेंट टाइप चीज़ और बताऊं, जिसको मैंने लास्ट वाले पार्ट में आपको सोचने के लिए कहा था। फोर्स exerted by plates of capacitor on each other, ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाती हैं, ठीक है। ये पेन रुक रहा है, ठीक है, तो ये कितना फोर्स लगाती हैं। अब इस फोर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना। ये बड़ा बढ़िया चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ से देखते हैं, ये देखो ये दो प्लेट्स हैं, दिस इज द प्लेट, दिस इज प्लेट ए, दिस इज प्लेट बी, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। दिस इज क्यू। आपको पता है कि इस प्लेट के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली प्लेट दे रही है, दिस इज कांस्टेंट, चाहे आप वो इधर लिखें, इधर लिखें, इधर लिखें, या इस वाली प्लेट पे लिखें। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इक्वल टू, यहाँ पे माइनस चार्ज है, इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई ऑफ प्लस क्यू। देखना जरा मैंने क्या लिखा है। फोर्स ऑन बी, दिस इज प्लेट बी, ड्यू टू ए इज क्यू ई, तो इस पर टोटल चार्ज क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई डायरेक्टली इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ई कांस्टेंट होता है इसके बीच में कहीं पे भी। हाँ, ई ऑफ प्लस क्यू ओनली, ई ऑफ प्लस क्यू ओनली, ध्यान देना, ई ऑफ प्लस क्यू, मैं ई नेट नहीं लिख रहा हूं, ई ऑफ प्लस क्यू ओनली, एक ही प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज विल गिव यू फोर्स ऑन प्लेट बी ड्यू टू ए। अब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एक काम करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज कितनी होगी? इट इज़ नथिंग बट, एक ही शीट अपने पास प्लेट है, उस प्लेट की लिखना है हमें अगर, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। याद होगा अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, अब भी थोड़ी देर पहले जस्ट यहाँ लिखा था, मैंने मिटा दिया उसे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हम देख सकते हैं। अब फोर्स लिखना है आपको, तो फोर्स आपके दिमाग में आई क्या होगा, कितना आ सकता है? सो दैट इज़, लिखो फटाफट, क्यू इंटू ई कर लोगे तो काम बन जाएगा। तो आई थिंक कुछ लोगों ने निकाल भी लिया होगा, अब कुछ लोगों ने निकाल लिया होगा तो वेरी गुड है, नहीं तो मैं तो निकालूंगा ही, ठीक है। तो देखते हैं चलो क्या होता है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट पुट इट हियर। सो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज माइनस ऑफ क्यू इनटू ई यानी क्यू और अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। सो इट इज माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अच्छा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, जो ए है वो बी को अपनी तरफ खींचेगा, और वैसे ही दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और वैसे ही फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। एक तरह से देखो कि दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, बट फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज व्हाट? अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, सबसे पहली बात, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, तीसरा लॉ क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई इसने इस ए ने बी को अगर अपनी तरफ खींचा तो बी भी तो ए को अपनी तरफ खींचेगा। एंड बोथ द फोर्सेस एक्चुअली यू कैन से हियर एफ बी ए एंड एफ ए बी आर एक्शन रिएक्शन, दे आर एक्शन रिएक्शन
pairs, they are action reaction pairs. So you can say that FBA is equal to FAB, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया जाए अगर तो, इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2i से एप्सिलॉन नॉट। ये अब आपको दिमाग में रखना है, ये अब आपको दिमाग में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। दैट इज वी कैन से फोर्स exerted by one plate of capacitor on another plate is given by, ये फोर्स का ध्यान रखें आप हमेशा, क्योंकि इस फोर्स को बहुत सारी दूसरी चीज़ों से बैलेंस किया जाएगा। इज गिवन बाय क्यू स्क्वायर बाय 2a epsilon naught, it is q square by 2a epsilon naught, it is very important। अब देखो कैपेसिटी का फॉर्मूला था a epsilon naught by d, कैपेसिटी एयर वाली थी a epsilon naught by d, भूलना ही नहीं है इसको। c मीडियम वाली थी a epsilon naught into epsilon r by d, भूलना ही नहीं है इसको बिल्कुल रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। कैसे आया मैंने वो भी बता दिया। कैपेसिटी का बेसिक फंडा क्या है? कैपेसिटी इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ कैपेसिटर। ये फंडा ध्यान रखें, इससे ये आया है। ये फोर्स की बात आ गई, ध्यान रखें, इसको भूलना नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब जो है ना मुद्दा ये है कि भाई ये फोर्स आने के बाद भी सर ये दोनों प्लेट चिपक क्यों नहीं जाती? ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी पूछा था कि सर इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो ये प्लेट्स चिपक क्यों नहीं जाती? सबसे पहली बात आपको एक बात बता देता हूँ कि जो कैपेसिटर है ना, ये ऐसा छोटा सा डिवाइस है, जो जितना साइज़ मैंने बनाया ना उतना बड़ा भी नहीं रहता, इससे भी छोटा रहता है। ये ऐसे इसके 2 लेग्स रहते हैं, या इस तरह का सिलेंड्रिकल कैपेसिटर रहता है, इसके यहाँ से 2 वायर्स निकले हुए रहते हैं, ठीक है। बड़े छोटे छोटे से हैं ये। अब अगर आप देखेंगे तो सर इसके अंदर अगर ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये तो सिलेंड्रिकल था, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसके अंदर भी 2 प्लेट कितनी पास रहेंगी? तो वो तो एक्चुअली चिपक जाएंगी। और अभी अभी आपने बताया अगर चिपक गई है वो, या इस तरह से कोई कांटेक्ट में आ गई है, तो कैपेसिटी कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जो दोनों प्लेट्स हैं, नो मैटर वो कितनी भी पास हों, उनके बीच में भर दिया जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उनके बीच में भर दिया जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भर दिया जाता है। एक्चुअली वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का ही फायदा ये भी है कि वो कैपेसिटी भी बढ़ाता है, साथ में दोनों प्लेट्स को कांटेक्ट में आने से रोकता है। इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने के बावजूद वो दोनों प्लेट्स शॉर्ट नहीं हो जाती। इसका मतलब सर एयर कैपेसिटर जैसा कुछ नहीं होता होगा? हाँ, एयर कैपेसिटर जैसा नहीं होता, क्योंकि हमें खुद पता है कि जब हम बीच में डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो हम वो प्लेट्स को शॉर्ट होने से भी बचा रहे हैं, और साथ में वो डाइलेक्ट्रिक उल्टा कैपेसिटी को और बढ़ा रहा है। तो फिर एयर कैपेसिटर की क्या जरूरत? तो फिर क्यों पढ़ाया गया एयर कैपेसिटर? अरे पढ़ाया नहीं गया, ये तो बेस है, ये तो कॉन्सेप्ट जनरेशन था, यहाँ पे समझाया जा रहा था आपको, एक एक चीज करके बताई जा रही थी। आगे क्वेश्चन में भी कई सारे कैपेसिटर एयर कैपेसिटर की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे, जहां पे बीच में कोई भी मीडियम नहीं डाला जाएगा। तो इट डजंट मीन्स कि आपके ऊपर थोपा जा रहा है एयर कैपेसिटर, नहीं भाई। आप हमेशा कोई भी कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसके बीच में कोई ना कोई मीडियम जरूर रहेगा, कभी भी रहेगा, तो आप इसके लिए टेंशन ना लें। हाँ, भी कभी कोई देखेंगे तो आपको वहाँ पे ज़रूर मीडियम मिलेगा, और वो मीडियम का पर्पस ही ये है, एक तो कैपेसिटी बढ़ाना, दूसरा दोनों प्लेट्स को शॉर्ट होने से रोकना। तो ऐसे ही कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन होगा। तो हम यहाँ तक आ गए। अब कुछ बेसिक बातें ध्यान रखें, ये जो है ना, ये चीज़ों को ध्यान रखें। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, कैपेसिटी फॉर अ कैपेसिटर का मतलब Q अपॉन डेल्टा V था। कैपेसिटी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर लिख देता हूँ, तो C एयर का मतलब A एप्सिलॉन नॉट बाई D था। फिर डाइलेक्ट्रिक वाला यानी मीडियम वाले कैपेसिटी की बात करें तो A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R बाई D था, भूलना नहीं है। C एयर इक्वल टू C मीडियम, नहीं सॉरी ऐसा नहीं, C मीडियम इक्वल टू C एयर इंटू एप्सिलॉन R भी था, ये भी रिलेशन भूलना नहीं है। फोर्स ऑन ईच प्लेट इसको भी नहीं भूलना है। सो दिस फोर्स इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट, इनको भूलना नहीं है। ये सब बेसिक बातें याद रखनी है, इनको भूलना नहीं है। अब अगर ये बातें आपके समझ में आती हैं तो लेट्स मूव, अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर सोचते हैं और फिर और आगे क्वेश्चंस को करते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, फॉर द गिवन फिगर फाइंड elongation on spring so that the plates of capacitor are in equilibrium so that the plates of capacitor are in equilibrium। ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक और स्प्रिंग रिजिड सपोर्ट से जुड़ा हुआ है और स्प्रिंग कुछ इलोंगेटेड है। ये जो है इसका एरिया A है, प्लेट्स का एरिया A है, इनके बीच की दूरी D है, ठीक है। और यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन R दिया हुआ है, ठीक है ना। और इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी D तो मैंने दे ही दी है, ठीक है ना। और स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ये एक जस्ट स्ट्रिंग है, ठीक है ना। यहाँ स्प्रिंग है तो इलोंगेशन निकालना है आपको स्प्रिंग का। आई होप आपके दिमाग में आती होगी चीज़ें, तो देखो ज़रा क्या बनता है। अगर आता है तो सॉल्व करो, जब तक मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूँ, ठीक है ना। तो फिर देखते हैं हम लोग किसके आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करेंगे, तब तक आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस और लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2, तब तक आप दिमाग लगाएं, फिर मैं उसे सॉल्व करता हूँ। चार्जेस आर शोन ऑन द प्लेट्स फॉर द गिवन फिगर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B and C। फिर दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तीसरा, फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर, फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर, ठीक है। फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर ये लिख लेंगे। आई होप ये आपके पास आ गया होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलो। अच्छा सॉरी, इसका फिगर है 2Q और Q, ABC और D, यहाँ पे बना दें। इस पे 2Q है, इस पे Q है, यहाँ पे एक पॉइंट A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। इनके बीच की दूरी D है, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया एक फिगर। इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, उससे पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहली बात, प्लेट को इक्विलिब्रियम में रखना है अगर, तो यहाँ से स्प्रिंग फोर्स है KX है, और साथ में यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है जो हम लोग देख चुके हैं अभी, वो डाइलेक्ट्रिक वाला, वो जो हमारा क्या बोलते हैं मीडियम ने लगाया वो वाला। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको अगर आप लिखना चाहें तो ये इधर पे आपके पास इक्विलिब्रियम होने के लिए F अट्रैक्टिव जो है वो KX के बराबर होना चाहिए। अब F अट्रैक्टिव यानी कितना, अच्छा इसके ऊपर चार्ज दे देने चाहिए थे Q, ठीक है। यहाँ पे Q, यहाँ पे -Q, ठीक है। सो F अट्रैक्टिव आप लिख सकते हो, वो लिख सकते हो Q²/2A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इक्वल टू आ गया KX। तो बस यहाँ से एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, X इज इक्वल टू Q²/2I से एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू K यानी आपके पास पता है आपको स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो। तो आई थिंक ये वाला आंसर आपको मिल गया होगा, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है ना। और ये अगर आपको बात समझ में आती है तो ऐसे कई और क्वेश्चंस भी आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ वर्टिकली लटका देंगे एक प्लेट को और दूसरी प्लेट को लटका देंगे, और यहाँ पे एयर कैपेसिटर है तो यहाँ पे प्लेट का कुछ m मास लिख देंगे, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी हो ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे, यहाँ पे इसका mg, g नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा,
तो ये वेट mg है और यहाँ से F अट्रैक्टिव एक ऊपर वाली प्लेट उसे अट्रैक्ट कर रही होगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, ऐसे आप सिर्फ ये देखें कि दोनों प्लेट के बीच का आपको फोर्स दिया हुआ है, बाकी अब दूसरे जो भी फोर्सेस आ रहे हैं साथ में उनके हिसाब से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गई होगी बात, और बड़ा सिंपल सा है। तो इसको लेके अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो है आप अगले सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, और सॉल्व करने की कोशिश करें उसके साथ साथ उसके जो 3 पार्ट्स हैं उन्हें अच्छे से करने की कोशिश करें, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं अब दूंगा आपको आगे, तो इसको साथ साथ सॉल्व करें। और कुछ बेसिक्स जो मैंने बता दिए हैं उसको ध्यान रखें, अगर आप उनको ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बड़े आसान हैं, उसमें कुछ दिक्कत वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी हम लोग एक बार लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ सॉल्व करते हैं जब तक आप सेकंड को अटैम्प्ट करें, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इनिशियली द सेपरेशन बिटवीन द plates is D. Now plate B, आप तब तक उसे सॉल्व करें, is moving. Now the plate B is moving with constant speed. Constant speed V. एरिया उसका A दिया हुआ है, ठीक है। Find first part. कैपेसिटेंस आफ्टर टाइम t, और इसका ही सेकेंड पार्ट जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। यानी आपको बस कैपेसिटेंस को फंक्शन ऑफ t बनाना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। सो दिस इज द फिगर एंड दिस इज प्लेट A, दिस इज प्लेट B, दिस इज प्लस q चार्ज, दिस इज माइनस q चार्ज, दिस इज D, ठीक है। सो यहाँ से आ गई आपके पास ये चीज़। तो अब ये कितना आता है देखते हैं। दिस इज D एंड इतना दिया हुआ है इसमें, ठीक है। सो आई होप आपके पास पहले वाले जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है उसके आंसर आ गए होंगे। तो लेट्स सी वन बाय वन। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखती होगी कि यहाँ तो सर 2q और यहाँ q है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2q और q है तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये कुछ एक्सटर्नल हमें ऐसा दिया हुआ है इस तरीके से, बट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पॉइंट्स A, B एंड C बोला जाए, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A निकालना है, अगर आपको यहाँ पे निकालना है, ये पहले भी हम कर चुके हैं। इस 2q के कारण जो आएगी वो अवे आ जाएगी एक फील्ड, और साथ ही साथ वही सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमें लिखना है। और सिग्मा यानी अब हम टोटल चार्ज यानी इसका आप प्लेट का एरिया A मान लें, ठीक है ना। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हम अगर देखें तो सिग्मा यानी चार्ज अपॉन एरिया यानी 2q अपॉन A लिख लेंगे हम लोग सिग्मा को। उसके हिसाब से हम लिख लेंगे यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड 2q चार्ज की, और ये वाला जो q चार्ज है वो भी A पे जब देगा तो अवे ही देगा। तो इस तरीके से हमें एक E ऑफ q भी मिल जाएगा, ठीक है ना। सो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A लिख सकते हैं। तो वहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का मतलब हम लोग सिग्मा को चार्ज अपॉन एरिया लिख सकते हैं, यानी कि 2q अपॉन A दैट इज सिग्मा by twice epsilon naught. This is for the plate of charge 2q and plus अभी जो दूसरी q वाली है उसके लिए लिख सकते हैं q अपॉन a अपॉन में आ जाएगा twice a epsilon naught. सो हम EA लिख सकते हैं बड़े आसानी से। आप यहाँ लिख सकते हैं 2q by a, तो आप क्या करें नीचे twice a epsilon naught को तो LCM बना दें और 2q plus q यानी क्या हो जाएगा 3q. So ultimately this is the electric field at point A, that is 3 by 2 q by a epsilon naught. इसके साथ ही अगर आप B की बात करते हैं तो B पे 2q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, दिस इज E ड्यू टू 2q। इस q के कारण अवे आ जाएगी फिर से, तो E ड्यू टू q आ जाएगी। अब फिर से अगर आपको EB निकालना है, अब दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप समझ सकते हैं, तो ये आ जाएगा E ऑफ 2q माइनस E ऑफ q, ठीक है। सो अब E ऑफ 2q यानी ये वाली बात आ जाएगी, दैट इज 2q बाई a अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हम लोग लगा रहे हैं, और फिर माइनस में ई क्यू यानी क्या हो जाएगा क्यू बाई ए अपॉन ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसको लिखें तो नीचे फिर से वही ट्वाइस, अच्छा इधर ए नहीं लगाना चाहिए, ऊपर है ए, तो ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट, और फिर 2q माइनस क्यू विल बी q, सो इट इज़ ई बी, दिस इज़ नथिंग बट ई बी, ठीक है ना। वैसे ही आप ई सी भी निकाल सकते हैं। अब ई सी पे देखेंगे तो इसका भी प्लस में आ जाएगा, यहाँ ई क्यू आ जाएगा, और यहाँ 2q में भी E2q आ जाएगा। ये ऑलरेडी मैं सारे क्वेश्चंस बहुत सारे करवा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। आप पिछले पार्ट्स ज़रूर देखें जाके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और कंडक्टर वाले पार्ट में हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। तो EC में भी देखेंगे तो दोनों की फील्ड्स ऐड हो रही हैं, यानी ऐड होने वाला वहाँ भी था, A पे भी था, तो C पे भी उतना ही आएगा 3q बाई ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट। बस ये ध्यान रखेंगे कि A पे जो था वो माइनस डायरेक्शन में आई थी और C में जो था वो प्लस में आएगी, बस इतना ही आएगा। सो दिस इज EC। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, सो सेकेंड पार्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डी, और मोर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बीच वाली लेनी होगी, यानी हमें EB लेनी होगी। तो डेल्टा V इक्वल्स टू EB इंटू डी, दैट EB इज Q बाय ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट into D. So this is the potential difference between the plates. Okay, तो यहाँ हमें मिल गया force on one plate due to the another. So force is equals to Q into E of 2Q लिख लो, ठीक है। one and the same thing, आप ऐसा लिख लो या वैसा लिख लो। तो फिर इसके बाद क्या आ जाएगा Q तो वो है ही 2Q, यानी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास तो कितनी होगी, तो वो आ जाएगी सिग्मा यानी 2Q बाई ए, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना आ जाएगा देखो ज़रा, 2Q बाई ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो अल्टीमेटली ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी Q स्क्वायर बाई ए एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ नथिंग बट द फोर्स, ये आ गया फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्लेट के कारण इस पे कितना फोर्स है वो निकाल पा रहे हैं, ये चीज़ें आ गई। सो इट इज़ वेरी सिंपल। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ है, आप मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी उसे सॉल्व कर लेंगे, और उसे सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद अब हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझनी हैं, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इस क्वेश्चन के तुरंत बाद अब हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, आई होप ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लें, उसके लिए समय लें, मैं तब तक इसे क्लियर करता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं उस कॉन्सेप्ट को लिखता हूँ ताकि हम लोग अब उसको समझेंगे आगे। पर तब तक आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप थोड़ी मेरी बताई हुई बातों पे ध्यान दें, ठीक है। तो मैं हेडिंग लिखता हूँ जब तक, फिर उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं एक हेडिंग, वो है चेंजेस इन सिस्टम्स पैरामीटर्स ड्यू टू चेंज इन systems configuration, changes in systems parameters due to changes in systems configuration। थोड़ा सा कुछ बातें लिख देता हूं मैं। कॉन्फ़िगरेशन से हमारा मतलब है A और D, A D और एप्सिलॉन आर। कॉन्फ़िगरेशन एक मैं समझाऊंगा इस चीज़ को, और पैरामीटर्स से हमारा तात्पर्य है, मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और कैपेसिटी, ठीक है ना। ये हमारे पैरामीटर्स हैं। जो कैपेसिटी मैं बताऊंगा, उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, डोंट यू वरी अबाउट इट। उस सारे पैरामीटर्स के बारे में बात करूंगा मैं। तो चेंजेस इन सिस्टम्स पैरामीटर ड्यू टू चेंज इन सिस्टम्स कॉन्फ़िगरेशन, ये सब बातें करते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। लेट्स डील विद दिस क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपसे हुआ हो, नहीं भी हुआ है तो मैं हूँ,
I'll solve it, don't worry. But इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं कि ऐसा लगता है कि तुमसे होने चाहिए, बट स्टिल नहीं हुए तो वी आर हियर। देखो क्या बोलते हैं, इनिशियली द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी, तो पहले से ही कैपेसिटी थी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कहते हैं, नाउ प्लेट बी, दिस इज प्लेट बी, इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, ये भागनी चालू हो गई यहाँ वी से, इसका मतलब ये बढ़ते जाएगा अब डिस्टेंस, तो कुछ भी नहीं है, किसी टाइम टी के बाद कितना चल लेगी, तो वी टी चल लेगी, यानी किसी टाइम टी के बाद जो डिस्टेंस पहले टी इक्वल टू 0 पे यहाँ थी, ये टी इक्वल टू 0 पे है, ये एट एनी टाइम टी यहाँ आ गई, तो डी कितना हो गया टोटल, डी प्लस वी टी, बस तो डी चेंज हो रहा है, एरिया तो सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। सो देयरफॉर कैपेसिटी एट एनी टाइम टी विल बी व्हाट, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी प्लस वी टी। देख लो भाई, अच्छे से समझ लो, मैंने कहा था एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। कैपेसिटी एट एनी टाइम टी, ये दोनों प्लेट्स हैं, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। सो जो कैपेसिटी है उसकी, दैट विल चेंज, कीप्स ऑन चेंजिंग, बिकॉज डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, कैपेसिटी विल डिक्रीज। सो ये कांस्टेंट वी से चलते जाएगा, तो कुछ समय के बाद डी जो है डिस्टेंस, वो वी टी उसमें जुड़ जाएगा। डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी डैश, सो डी डैश इज इक्वल टू वी टी, दिस इज डी डैश। किसी टाइम टी के बाद प्लेट इधर से रख के आ जाएगी, यानी वी टी से रख जाएगी, पहले से दूरी डी थी तो डी प्लस वी टी हो जाएगी, कैपेसिटी एट एनी टाइम टी आ गई। नाउ दिस कैपेसिटी हैज़ बिकम फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम के साथ वेरी करती है कैपेसिटी, ये दिख रहा है अब हमें। अब आपसे बोला गया है अगले पार्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी यू नीड टू फाइंड डी डी टी ऑफ सी, कैपेसिटेंस का रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जस्ट डिफरेंशिएट इट, डी डी टी ऑफ सी का मतलब क्या, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी प्लस वी टी। लो डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ए एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, उसको बाहर फेंक दो उठा के, तो डी डी टी ऑफ, अब नीचे वाले को डी प्लस वी टी को ऊपर ले आओगे, पावर -1 हो जाएगा। किसी किसी के दिमाग में आ सकता है सर क्वेश्चन रूल लगाऊं क्या, लगा लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है ऊपर कोई वेरिएबल है ही नहीं, जबरदस्ती क्वेश्चन रूल इतना बड़ा क्या करना है, इसको ऊपर लाओ, चेंज रूल लगाओ, काम बन जाएगा। तो ट्राई टू मिनिमाइज योर एफर्ट्स फॉर मैथमेटिक्स, ओके। सो डी सी बाई डी टी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे आ गया ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आ गया चेंज रूल यानी -1, और आ गया डी प्लस वी टी का पावर -2, और फिर से आ गया डी डी टी ऑफ डी प्लस वी टी। यहाँ से आगे बढ़ोगे तो माइनस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी प्लस वी टी का होल स्क्वायर into this, ddt of d is 0 plus ddt of vt यानी v. So ultimately the rate of change of capacitance with respect to time is minus of a epsilon naught v by d plus vt का square. This is the rate of change of capacitance. हाँ, कुछ लोग ये पूछ सकते हैं सर ये माइनस क्यों आ रहा है, इसीलिए आ रहा है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से कैपेसिटी कम होती जा रही है, और ये चेंज है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल कम होते जा रहा है, यानी इनिशियल बड़ा था तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। सो दैट बिकॉज दिस कैपेसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, दैट्स व्हाई यू हैव गॉट द नेगेटिव साइन देयर, बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है ना। सो दिस इज अगेन वन मोर थिंग। तो अब यहाँ तक के हमने सारी की सारी बातें कर ली हैं, ठीक है ना। अब ये बातें अगर हमने कर ली हैं, ये बातें अगर हमारे समझ में आ गई हैं, ये बड़ी बेसिक चीज़ हमने पढ़ ली है यहाँ से, अब हम आते हैं मेन चीज़ की तरफ। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ मैं आ रहा हूँ आज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसको लिख लिया होगा तो आई होप, अगर आपने इसको लिख लिया है तो मैं इसे मिटा दूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो बस मुझे इतना तो ज़रूरत पड़ेगी जगह की फ़िलहाल अभी, तब तक आप वहाँ भी लिख सकते हैं, पर तब तक मेरी बातें सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये ऐसा है कि इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। इसमें क्या कह रहे हैं, चेंजेस इन सिस्टम्स पैरामीटर ड्यू टू चेंज इन सिस्टम्स कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एप्सिलॉन आर भी आ सकता है, यहाँ फोर्स भी आ सकता है ना, यहाँ पे चार्ज भी आ सकता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और ये सब, ठीक है ना। सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन में नहीं, सॉरी, पैरामीटर्स में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझो, चेंजेस इन सिस्टम्स पैरामीटर्स। पहली बात तो यहाँ सिस्टम्स का मतलब, सिस्टम का मतलब ही कैपेसिटर है,
यहाँ पे भी सिस्टम का मतलब है कैपेसिटर। तो इसको फिर से पढ़ें, अगर चेंजेस इन कैपेसिटर्स पैरामीटर ड्यू टू चेंज इन कैपेसिटर्स कॉन्फ़िगरेशन। कैपेसिटर का कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या? उसका हार्डवेयर। कैपेसिटर का कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या? उसका हार्डवेयर। हार्डवेयर यानी कौन? उसका एरिया ऑफ प्लेट, उसके दोनों प्लेट के बीच की दूरी, उसका बीच का मीडियम यानी एप्सिलॉन आर। कॉन्फ़िगरेशन ए डी एप्सिलॉन आर, ये कॉन्फ़िगरेशन, इसको जोड़ जाड़ के बनाया कैपेसिटर। कैपेसिटर का वो कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कंप्यूटर, उसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, उसके अंदर कितनी बड़ी हार्ड डिस्क है, कितनी रैम है, उस पर प्रोसेसर कौन सा है, ये सारी बातें। सो इट डिफाइंस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड दीज थिंग्स डिफाइंस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैपेसिटर। सो अब क्या हुआ, उसके बाद जो उस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है, आउटपुट जो है, दे आर पैरामीटर्स। तो इसी तरह से अब जो हमें कैपेसिटर से मिलता है उसका परफॉर्मेंस, उसका आउटपुट, वो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स एंड चार्जेस। तो जब हम इन चीज़ों को बदलेंगे तो इस पे कैसा असर पड़ेगा वो हमें देखना है। जब हम इन चीज़ों को बदलेंगे तब इस पे कैसा असर पड़ेगा वो देखना है। पर इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें देखनी है, दो इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान देना है। केस 1, जब भी तुम इस कॉन्फ़िगरेशन को बदलोगे तो दो केसेस, दो तरीके से बदला जा सकता है। तो एक केस, एक तरीका यानी केस 1 है, एक तरीका, दूसरा तरीका यानी केस 2 है। कैसे बदलते हैं? तो एक तो तुम कैसे बदलो, आइसोलेटेड रख के, कैपेसिटर को आइसोलेटेड रख के, यानी कैपेसिटर को कहीं कनेक्ट नहीं किया, बस ऐसे दो प्लेट ले लिए कैपेसिटर के और ये सारे चेंजेस करने शुरू कर दिए, यानी वो कहीं बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, कुछ नहीं है। तो दो केसेस लेने, एक तो व्हेन कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, दैट इज व्हेन इट इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद द बैटरी। तो समझ लो कोई कैपेसिटर है, उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया रखा है। अब वो चार्ज भी हो सकता है पहले से, अनचार्ज भी हो सकता है। पहले से उस पर कोई चार्ज हो भी सकते हैं, कोई चार्ज नहीं भी हो सकते हैं। पर जितने भी चार्ज होंगे नहीं होंगे, क्योंकि आपने क्या किया, उसको आइसोलेट किया, तो वायर से कनेक्शन तो काट दिए सारे। क्या वो चार्जेस अगर हैं भी या नहीं भी हैं तो क्या भाग पाएंगे? क्या कहीं क्या निकल के भाग पाएंगे? आइसोलेटेड कंडक्टर में, आइसोलेटेड कैपेसिटर में चार्जेस निकल के भाग पाएंगे? आपने तो कनेक्शन ही काट रखे हैं, बस दो वायर ऐसे एंड पे जुड़े हुए हैं। अगर वो चार्ज भी है या अनचार्ज भी है, नो मैटर, हमारे पास हो सकता है अनचार्ज कैपेसिटर हो सकता है चार्ज हो, पर जितने भी चार्ज उसके ऊपर रहेंगे वायर काटने के बाद, क्या वो कहीं भाग पाएंगे? वो चार्जेस कहीं नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि रास्ता ही बंद कर दिया आपने। तो उस कंडीशन में एक तो आप इन कॉन्फ़िगरेशन को, इसको चेंज कर सकते हो, और उस कंडीशन को बोला जाता है change in the configuration by keeping the capacitor isolated, by keeping the capacitor isolated। कैपेसिटर को आइसोलेटेड रख के अगर आप ये चेंज करोगे तो इनमें क्या चेंज आएगा देखना है। एक पहला पार्ट, यानी पहला बात समझ लो, जब कैपेसिटर को आइसोलेट रख दिया जाएगा यानी उसके चार्ज हो जाएंगे कांस्टेंट। आइसोलेटेड कैपेसिटर का मतलब उस पर क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज कांस्टेंट। और इसका मतलब जब कैपेसिटर को सर्किट में रख के, बैटरी से कनेक्टेड रख के इन चीजों को बदला जाएगा, तो बैटरी अपना पोटेंशियल डिफरेंस देती रहेगी। तब जब वो बैटरी से कनेक्टेड रहेगा तब उस पे रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, और जब वो आइसोलेटेड रहेगा तब रहेगा उस पर चार्ज कांस्टेंट। बस ये दो चीजों को रख के ही, यानी आइदर, दोनों में से कोई एक केस होगा। सबसे पहले यही एनालाइज करो कि वो जो कैपेसिटर दिया है क्वेश्चन के अंदर, वो आइसोलेटेड है या बैटरी से कनेक्टेड है। तो दोनों में से एक बात हमेशा क्वेश्चन में लिखी होगी, ऐसा लिख देंगे दैट द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी। तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी का मतलब ये कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज कांस्टेंट। या बोल देंगे कैपेसिटर इज आइसोलेटेड का मतलब चार्ज कांस्टेंट। बस दो केसेस। पर सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढना है कि कैपेसिटर आइसोलेटेड है या बैटरी से कनेक्टेड है। आइसोलेटेड है तो कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट, और बैटरी से कनेक्टेड है तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट। दिमाग में भर लो बस ये दो केसेस। केस 1 यहां लिखता हूं मैं, कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज्ड by keeping the capacitor connected with the battery, that is the potential
across the capacitor, the potential across the capacitor is constant, that is V equal to constant। पहला केस तो ये होगा एंड केस टू क्या कहेगा? कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज्ड, कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज्ड। एक सेकेंड, मैं एक और चीज़ यहाँ थोड़ी जोड़ देता हूँ। आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर होती है, आपको पता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी के आपके पास फॉर्मूले हैं अलग अलग, Q²/2C या फिर हाफ CV² या फिर हाफ Q/V, ऐसा है ना आपके पास। तो आप जब भी ये कॉन्फ़िगरेशन को बदलते हैं बाय कीपिंग द कैपेसिटर कनेक्टेड विद द बैटरी, दैट इज पोटेंशियल कांस्टेंट, तो पोटेंशियल कांस्टेंट वाला आप केस लें, क्योंकि उस समय आपको चार्ज के बारे में नहीं पता। तो पोटेंशियल कांस्टेंट वाला, व्हेन V is constant then U equal to half CV²। समझे क्या? V कांस्टेंट वाले फॉर्मूले यूज करें। ये बात थोड़ा हिंट कर रहा हूँ, V कांस्टेंट है क्योंकि C के साथ U का चेंज हम देख लेंगे क्योंकि एक कांस्टेंट है इसलिए, ठीक है। इसी का मतलब सेकंड केस में जब चार्ज कांस्टेंट रहेगा तब क्या देखेंगे आप? तो चार्ज कांस्टेंट है तो Q²/2C, तो C के साथ जो चेंज U का होगा वो देख लेंगे हम, ठीक है ना। तो फिर अब यहाँ से केस टू ये लिख के रखेंगे सब अपने पास, ठीक है। केस 2 में लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज्ड बाय isolating the capacitor, that is the charge on the capacitor will become constant. The charge on the capacitor will become constant, that is Q equal to constant, so use U equal to Q²/2C। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं पता है? हम कोई बोल सकता है सर हाफ CV² क्यों नहीं यूज़ किए? क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है ना, हमें पोटेंशियल के बारे में पता नहीं है। अगर ये फॉर्मूला यूज़ करूंगा तो पोटेंशियल कैपेसिटी दोनों वेरिएबल्स हो जाएंगे, तो मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे भी चार्ज और पोटेंशियल में चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो चार्ज इस वाले केस में क्या किया? आइसोलेटिंग, तो चार्ज कांस्टेंट है बट पोटेंशियल के बारे में अगर मुझे पता है तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, हाफ इंटू Q/V। पर पोटेंशियल के बारे में पता है तो सिमिलरली मेरे पास अगर चार्ज तो कांस्टेंट है पता ही है, अगर कैपेसिटी की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो आई कैन यूज U इज इक्वल टू Q²/2C। यानी आपको देखना है कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। पर एक बार ना मैं फिर से बता देता हूँ इस पूरी चीज़ को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप किसी भी कैपेसिटर का क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले ये देखो कि वो जो कैपेसिटर है वो क्या अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है, यानी सर्किट में है या नहीं। अगर वो सर्किट में नहीं है तो इसका मतलब वो कैपेसिटर आइसोलेटेड कंडीशन का है, इसका मतलब उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो कांस्टेंट है, नो मैटर जीरो भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट कांस्टेंट है। दूसरी बात, अगर वो कैपेसिटर अभी भी बैटरी के अंदर है, यानी आई मीन टू से सर्किट के अंदर है, और आप अगर किसी तरह से इन कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान के चलना है कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट ही रहेगा। दो ही बातें रहेंगी। कॉन्फ़िगरेशन को बदलते समय दो बातें ध्यान रखो, क्या बैटरी से लगा हुआ है कैपेसिटर अभी भी, या बैटरी से या सर्किट से उसे हटा लिया गया है। दो बातों को पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको दिखता है कि वो वहाँ पे कनेक्टेड है बैटरी के साथ, सर्किट में कनेक्टेड है, तो आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट लेंगे और बाकी चीज़ों की बात करेंगे। और अगर आपको दिखता है कि वो आइसोलेटेड है, यानी उसे हटा दिया गया है, सर्किट में से हटा दिया गया है, बाहर निकाल के रख दिया गया है, तो उस पर उसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें रहेगी। आई होप बातें आपके समझ में आई होगी, और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी जब मैं इसके क्वेश्चंस करूँगा। अभी डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अब ये कैसे होते हैं, लेट्स सी।
इसको देखते, क्वेश्चन को देखते हुए आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं, थोड़े से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा समय भी हो गया है मुझे लगता है, आई थिंक, तो लेट इट बी। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे हम। यहाँ पे देखना है आपको, फाइंड द चेंज इन द फॉलोइंग, फाइंड द चेंज इन द फॉलोइंग quantities, following, I should write parameters, following parameters, parameters for parallel plate capacitor, for parallel plate capacitor, if the battery is kept connected, if the battery is kept connected, if the battery is kept connected and the separation between the plates is increased, separation between the plates is increased, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान देंगे इस पे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके काफ़ी सारे दिमाग के क्वेश्चंस का आंसर आपको देगा। सो पैरामीटर्स मैं लिख रहा हूँ, पैरामीटर्स आर कैपेसिटी, चार्ज, एंड देन इज थर्ड पार्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस, फोर्थ पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फिफ्थ पार्ट इज potential energy stored, potential energy stored, ठीक है, and sixth part is force, ठीक है। so these are the parameters, this will be the last question, okay। मैं इसके बाद एक क्वेश्चन आपको घर से करना है, खुद बोल दूंगा, वो आप कर लेंगे घर से। तो चलो, find the change in the following parameters, they are the parameters for a parallel plate capacitor if the battery is kept connected, का मतलब कौन सा केस है आप समझो, 1 है या 2 है। बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड का मतलब केस 1 है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। आपको यहाँ V कांस्टेंट मिल गया, यानी आपको ये थर्ड वाले पार्ट का आंसर मिल गया। आपको तुरंत ही पता चल गया, यहाँ बोला गया था ना, क्या बोला गया था आपको, एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज्ड। आपको ये दिया गया है कि D जो है वो बढ़ रहा है, ये आपका जो D है ये इंक्रीज हो रहा है, पर V कांस्टेंट है, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। तो D बढ़ रहा है, अब D के साथ ये सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। तो ये जो है ये कांस्टेंट है, ये तो आपको पता चल गया है। अब क्या होगा, सबसे पहली बात, व्हाट अबाउट कैपेसिटी, व्हाट अबाउट चार्ज, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, व्हाट अबाउट फोर्स। मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, 10 सेकेंड 20 सेकेंड का समय देता हूँ, थोड़ा सा सोचो, 20 सेकेंड दे रहा हूँ, 20 सेकेंड में सोचो कि C का क्या होगा, Q का क्या होगा। फॉर्मूले देखो ज़रा, इनके फॉर्मूले देखोगे तो अपने आप समझ में आएगा। 20 सेकेंड है आपके पास, थिंक ओवर इट, व्हाट विल बी द चेंज। टिल दैट टाइम आई विल राइट वन मोर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, ओके। आई थिंक आपको पता चल गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको घर से करना है, दिस इज़ योर होमवर्क, ओके। सो सेम क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट लगाना है, बस थोड़ा डिफरेंस। चलो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, कैपेसिटी। कैपेसिटी इज नथिंग बट चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, सो दिस इज कांस्टेंट। सो व्हाट अबाउट चार्ज, तो चार्ज के बारे में तो हमें नहीं पता, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि चार्ज के बारे में कुछ जानते नहीं हम लोग। अब इसका मतलब और हम लोग इसके अंदर जाएं तो हमें पता चलता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी।
तो यहाँ पे एरिया तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। अब डी जो है आप देख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज्ड, सो एज इफ डी इज इंक्रीज सी विल डिक्रीज बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड। सो आप ये बोल सकते हो कि जैसे इस केस के लिए डी जो है डिस्टेंस बढ़ रहा है तो कैपेसिटी कम होती चली जाएगी, तो फर्स्ट आंसर ही आ गया। पर आप देख सकते हैं यहाँ से आप नहीं बता पाए इसके बारे में, पर यहाँ से आप बता पा रहे हैं बिकॉज एरिया एंड एप्सिलॉन नॉट आर कांस्टेंट, डी इज इंक्रीज सो सी इज डिक्रीज, पहली बात। अब इस वाले को आप सेकंड वाले में यूज कर सकते हैं, क्या देखते हैं सेकंड वाले के लिए रिलेशन C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V। So as if you know that it is constant, delta V is constant, so as C is decreasing, Q has to decrease। भाई अब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और कैपेसिटी कम हो रही है तो चार्ज को भी कम होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया, ये वाला सेकंड वाले का रिलेशन आ गया, एज कैपेसिटी इज डिक्रीजिंग चार्ज ऑन द प्लेट्स विल ऑल्सो डिक्रीज। अब यहाँ देख लेना एक बात और, कोई ये मत बोल देना सर आपने तो काट दिया, अरे काटते तब है जब आइसोलेटेड होता है, यहाँ तो बैटरी से कनेक्टेड है तो वहाँ पे चार्ज धीरे धीरे वापस से कम होते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, थर्ड पैरामीटर इज डेल्टा वी इज कांस्टेंट। फोर्थ वाले में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा वी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो डेल्टा वी इक्वल टू ई डी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिलेशन आपको क्या मिल जाएगा, देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट डेल्टा वी अपॉन डी। अब डेल्टा वी इज अगेन कांस्टेंट, सो डी इज व्हाट, डी इज डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, so electric field will decrease, so as D is increasing electric field will decreased। ये भी एक रिलेशन आ गया आपके पास। इसके बाद आपके पास था पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन दी है। यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो आपको बताया था, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट केस ले लो, हाफ सी वी स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हैं आप। तो हाफ सी वी स्क्वायर में ये वी तो हो गया कांस्टेंट, इसका मतलब सी का साथ जो होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के साथ होगा, और जो कैपेसिटी है ऑलरेडी वो कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ये वाली बात हमें समझ में आती है, सब फॉर्मूले से रिलेट करके आपको देखना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट फोर्स का। तो फोर्स के लिए आपके पास सिक्स्थ पार्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। सो फोर्स इज इक्वल टू, व्हाट इज फोर्स, अभी हमने निकाला है प्लेट पे फोर्स, दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, दिस इज फोर्स, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अब ये फोर्स अगर आप देखते हैं तो ये नीचे वाले पैरामीटर तो कांस्टेंट ही हैं, बचा क्यू के बारे में क्या हो रहा है, तो क्यू कम हो रहा है, तो एज इफ क्यू इज डिक्रीजिंग फोर्स ऑन द प्लेट्स विल ऑल्सो डिक्रीज, सो यू कैन रिलेट दिस वन ऑल्सो। सो तुमने देखा कि किस तरीके से हम, पर हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है ये दोनों केसेस। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है अपने आप से कि भाई ये जो कैपेसिटर लिया जा रहा है इसके जो कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, क्या उसको आइसोलेट रख के बदलाव किए जा रहे हैं, यानी सारी मोह माया दुनिया की निकाल के छोड़ के उसको बाहर रख दिया और तब उससे ये सब बदलाव किए जा रहे हैं, या उसे वहाँ सर्किट में रखते हुए पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स रखते हुए ये बदलाव किए जा रहे हैं। पहला पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स रखते हुए केस मैंने करा दिया, दूसरा आइसोलेटेड वाला केस है। अब आप इसको करेंगे, इसके सारे के सारे ये पैरामीटर्स यहाँ पे चेक करेंगे तो बहुत कुछ आपके दिमाग में क्लियरिटी आ जाएगी इस कॉन्सेप्ट को लेके। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। आई होप ये समय इसका ज़्यादा हो चुका है, बट बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत सारा चीज़ों को, पढ़ाई वाली चीज़ों को लाइक करो, वीडियो को डेफिनेटली लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कॉपी अच्छे से बनाओ, नोट्स बहुत अच्छे से लिखो, बिकॉज तुम बार बार वीडियो नहीं देख सकते, तुम्हें नोट्स के भरोसे ही सब कुछ करना है। और अभी तुरंत इसके बाद जो मैंने शीट दी है कैपेसिटर की, उसकी एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन ए टोटल कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन ए टोटल कंप्लीट करेंगे। अब तक आपने जितना 5 पार्ट्स में पढ़ा है वो सब आपको वहाँ वो सेक्शन ए में देखने मिलेगा, और सेक्शन ए आपसे बहुत इजीली बन जाएगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे, tomorrow, okay, with the new part number 6 for capacitor. Subscribe करें, share करें, and that is the appreciation for us. Here we'll stop. Thank you very much. Goodbye.